Hello everyone, how are you beta? I'm fine, ma'am. What I'm about fine. you? What about you? I'm also fine. बेटा हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री के डेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें डेट्स को किस तरह लिखा जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो बेटा हमने जो पढ़ा है, जो Yes, ma'am. है, हमारे हिस्टोरियन ने क्या बताया था कि हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, याद है आपको? कहाँ से मानी जाती है हमारी हिस्ट्री की शुरुआत? ये सविरल आप बताइए बेटा। मैम क्रिश्चियन के जन्म के पहले। क्रिश्चियन के जन्म के साथ ही मैम तो क्रिश्चियन उनके जन्म से पहले जो बातें हुई हैं उसके लिए क्या लगा देते हैं, BCE, दैट मीन्स की बिफोर क्रिस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले होने वाली घटनाएं। एंड बेटा AD कहाँ पर यूज किया जाता है? मैम जब क्रिस्टेरा का जन्म हुआ था उस साल वेरी उस गुड। साल कोई तो बेटा AD मीन्स होता है एनो डोमिनी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वो साल जिस साल जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। ओके। यस मैम। एंड महक आप बताइए बेटा, CE क्या रिप्रेजेंट करता है? CE का मतलब क्या होता है? कॉमन इरा। कॉमन एरा। चलिए बेटा एक बार हम आज दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस मैम। बेटा स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए तो एक बार हमें ये डिस्कस करना है फिर से। 20 लेटर्स विद डेट्स, मतलब दैट मीन्स की जो हमारी हिस्ट्री है इसमें डेट्स किस तरीके से डिसाइड की जाती है। तो बेटा सबसे पहले है BC। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। तो BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले होने वाली घटनाएं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट एरा। यू विल समटाइम्स फाइंड AD, एंड AD भी हमें मिलता है। तो AD का मतलब क्या होता है? ये AD जो है वो लेटिन वर्ड एनो डोमिनी से बना है। एंड एनो डोमिनी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? भगवान के जन्म वाले साल। दैट मीन्स कि जिस साल भगवान जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस साल होने वाली घटनाओं को AD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर आपको बताया है 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। तो जब 2012 को रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि 2012, आज से लगभग 2012 साल पहले, जीसस क्रिस्ट के जन्म के साल, ठीक है? समटाइम्स CE, बेटा कभी कभार CE यूज किया जाता है। तो CE मीन्स क्या होता है? इंस्टेड ऑफ AD एंड BC, मतलब कहीं कहीं हम BC कॉमन इरा एंड यस वेरी गुड बेटा, इसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो कॉमन एरा हम कहाँ यूज करते हैं? CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड BC बिफोर कॉमन एरा। तो बेटा इन दोनों की मीनिंग क्या है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा क्रिश्चियन एरा के लिए हम लोग CE प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स कि क्रिश्चियन एरा का मतलब जिस साल या जिस डेकेड में भगवान जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके लिए हम CE प्रयोग करते हैं। एंड BCE कहाँ प्रयोग होता है? जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले होने वाली घटनाओं के लिए। ठीक है बेटा? बिफोर कॉमन एरा। यस, बिफोर कॉमन एरा। तो याद रहेगा आप सभी को? यस मैम। We began using this form of dating from about 200 years ago. इन इंडिया, देखिए बेटा ये हमारे भारत में कब से शुरू हुई ये डेट? क्योंकि लोगों ने ये भी तो खोजा होगा ना कि डेट को लिखना कब से शुरू किया उन्होंने, कब से उन्होंने डेट को मेंशन करना शुरू किया। तो इन इंडिया यानी भारत में डेट के साथ अब हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना कब शुरू हुआ था? आज से लगभग 200 साल पहले। ठीक है बेटा? यस मैम। तो आज से लगभग 200 साल पहले से हमने
डेट के अकॉर्डिंग लिखना शुरू किया, एंड उसके बाद ही जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो ये पता लगाते गए कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, तो उन्होंने सीई या बीसीई ऐसा करके उसे लिखना शुरू कर दिया। तो ये बेटा लिखना कब शुरू हुआ था? जब हम पढ़ना लिखना सीख गए तभी तो हम चीजें जान पाएंगे ना कि किस तरीके से लिखा जाता है। यस मैम। तो डेट को रिप्रेजेंट करना कब शुरू हुआ? आज से लगभग 200 इयर्स अगो। ठीक है बेटा, याद रहेगा ना सभी को? यस मैम। एंड बेटा कभी कभार बीपी भी यूज किया जाता है। बीपी, तो बीपी का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट, मतलब बिफोर प्रेजेंट, जो चल रहा है इससे पहले। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बीपी। बीपी बेटा यस मैम। अब आपको बोला है पेज नंबर 3 पे देखने के लिए, तो पेज नंबर 3 पे आते हैं हम एक बार। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से देखेंगे सभी। फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3। तो पेज 3 पे 2 डेट्स दी हुई हैं हमें। एक बार आते हैं हम पेज 3 पे। बेटा आवाज किसके पास आ रही है? ये रहा पेज 3। यस मैम। तो इसमें बेटा देखिए दिया हुआ है आज से लगभग 4700 इयर्स पहले, एंड दूसरा क्या बताया गया है? आज से लगभग 2500 इयर्स पहले। दैट मीन्स कि ये वाली जो बात बताई गई है ये ईसा मसीह के जन्म के 4700 इयर्स बाद हुई, एंड जो ये वाली बात हमें बताई है कि गंगा नदी के आसपास शहर बसने लगे, या फिर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जो उसकी सहायक नदियां थी, उनके आसपास शहर बसने लगे। तो ये कब हुआ था? ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2500 इयर्स बाद। ओके बेटा, समझ आ गया बेटा? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब आगे देखते हैं। आगे एक चीज और बताइए। अब बेटा हमसे ये पूछा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा चैप्टर के बीच में पढ़ाते समय कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, या फिर जो पिलर पे जो लिखा गया है उन्हें पढ़ने के बाद कैसे जान लेते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में या फिर राजा महाराजाओं के बारे में? क्या उन्हें वो लैंग्वेज आती है? यस बेटा, आपको क्या लगता है कैसे जान पाते होंगे वो लोग? अविरल आप बताइए। मैम कुछ लोग संस्कृत या फिर लैंग्वेज में लिखे रहते हैं जो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा, संस्कृत में नहीं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जो किसी और भाषा में भी लिखी गई हैं संस्कृत के अलावा। तो उन लैंग्वेज को हमारे हिस्टोरियन कैसे पढ़ लेते होंगे? महक आपको पता है बेटा? नो। तो बेटा इसके लिए क्या करते हैं वो लोग? देखिए एक बार यहाँ स्टडी करते हैं तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। वी हैव सीन दैट द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। तो बेटा हम सभी ने अभी पढ़ा था चैप्टर के बीच में कि जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखवाए जाते थे, और वो लोग जो राजा महाराजा होते थे वो कागजों में नहीं लिखवाते थे, बुक्स में नहीं लिखवाते थे, क्योंकि जो बुक्स में जो चीजें लिखी गई होती हैं बेटा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं होती हैं। एंड जब किसी हार्ड सरफेस पे, पत्थरों पे या पिलर्स पे लिखवाया जाता है तो वो चीजें आगे आने वाले समय तक स्टेबल रहती हैं, ऐसी की ऐसी रहती हैं। तो यही कारण था कि राजा महाराजाओं ने पिलर्स पे या फिर पत्थरों पर लिखवाया था। तो इनमें से बेटा कुछ ऐसी हैं जो बहुत साल पुरानी हैं। सिद्धार्थी बेटा आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज ऑप्शन यूज किया है। यस सिद्धार्थी। सिद्धार्थी कुछ पूछना है आपको? दीपिका बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप बेटा अपना माइक ऑफ करिए, नहीं तो आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी। एंड दीपिका आपको बेटा कुछ भी पूछना होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके चलिए बेटा, तो अब यहाँ देखते हैं ध्यान से।
तो जितने भी राजा महाराजा होते थे वो हार्ड सरफेस पे अपनी सारी चीजों को, जो उन्होंने लड़ाइयां जीती होती थी या फिर जितने एरिया पर उन्होंने जितने एरिया उनके अंडर होते थे, वो सारी ही चीजें वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन करवाते थे, लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा। और इनमें से कई तो बहुत साल पुरानी है, कई सैकड़ों साल पुरानी है। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। एंड बेटा ये जितने भी इंस्क्रिप्शन है ये बहुत सारी लिपि और बहुत सारी भाषाओं में लिखे गए हैं। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो बेटा आज के टाइम पे जो हम भाषा उपयोग करते हैं बोलचाल के लिए, क्या ये शुरू से ऐसी ही चली आ रही है? आप लोग बताइए बेटा। नो मैम, नो चेंज मैम। हुआ है ना इसमें? यस मैम। और ये चेंजेस क्यों आए हैं आपको पता है बेटा? ये चेंजेस क्यों आए लैंग्वेज में? इसका क्या कारण है पीछे? इसके पीछे क्या रीजन है? लैंग्वेज क्यों चेंज होती गई है? सिद्धात्री आप बताइए बेटा। महक आप ट्राई करिए, आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज क्यों चेंज हो गई है? मैम जमाने के साथ लैंग्वेज भी चेंज हो गई। चलिए विरल आप बताइए। मैम टाइम के साथ। टाइम के साथ। अगर आप मुझे आपको किसी एक अलग कमरे में किसी फ्लैट में 5 साल के लिए बंद कर दिया जाए और आपको फिर बाहर निकाला जाए, तो क्या आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी? नो मैम। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि टाइम के अनुसार लैंग्वेज बदल जाती है? क्या रीजन है इसके पीछे बेटा? मैम जब हमारे देश में बाहर से लोग आते थे तो उन जो कुछ लोग थे उनकी भाषा को समझते थे और बोलने लगते थे। चलिए अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है विरल, सही आंसर यही है। क्या होता है जब हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें, उनकी चीजों को सीखें, तो हम क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं कि उनकी लैंग्वेज में किन चीजों को क्या बोला जाता है। और बेटा कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे के इंटरेक्शन से ही काफी सारी लैंग्वेज चेंज होती जाती है। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। तो अब आप बता रहे जाएंगे ना कि लैंग्वेज कैसे चेंज होती है? यस मैम। मैम तो लैंग्वेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, समय के अनुसार बदलती तो रहती है, लेकिन समय केवल समय बीतने से ही नहीं चेंज होती। क्या होता है, लोगों के आपस में कम्युनिकेशन से, लोग आपस में मिलते हैं तो इससे उनकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती जाती है। ओके बेटा? यस मैम। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो बेटा अब बात ये आती है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, वो कैसे जान पाते हैं कि किसी इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो कैसे करते हैं ये? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज डेसिफरमेंट। तो बेटा ये एक प्रोसेस होती है जिसे डेसिफरमेंट कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है देखेंगे एक बार सभी ध्यान से। ये आप सभी को पिक्चर दिख रही है? यस मैम। आपको समझ आ रहा है ये क्यों दिखाया गया है? नो मैम। नो। चलिए अभी एक बार नीचे वाला स्टडी करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. तो बेटा डेसिफरमेंट यानी लिपि को पहचानने की जो एक प्रक्रिया है वो एक कहानी के थ्रू जानते हैं हम। ये कहानी है इजिप्ट की। ओके बेटा? अब क्या हुआ था इजिप्ट में? A country in North Africa where there were king and queens about 5000 years ago. तो बेटा हमें इजिप्ट की स्टोरी दी है। इजिप्ट कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, उत्तर अफ्रीका का। और यहाँ पर आज से लगभग 5000 साल पहले यानी 5000 years ago यहाँ पर राजा और रानी रहते थे। ठीक है बेटा? यस मैम। तो वो राजा रानी क्या करते थे? Rosetta is a town on the north coast of Egypt and here an inscribed stone was found. तो बेटा रोजेटा यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है इजिप्ट में। ठीक है? और
हम अब हमें रोजेटा का नाम क्यों दिया है? यहाँ पर बेटा एक पत्थर मिला था जिसपे कुछ लिखा हुआ था, और ये पत्थर राजा रानी को मिला। अब राजा रानी ने क्या किया फिर? उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को फेंक दिया उठा के, या फिर उसे पढ़ने की कोशिश की, ये जानते हैं हम। विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो बेटा ये जो पत्थर था जो राजा रानी को मिला था, इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, किसी राजा के बारे में लिखा गया होगा। ये बेटा 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया था और अलग अलग स्क्रिप्ट में। तो इसमें ग्रीक भाषा का भी प्रयोग हुआ था एंड इजिप्ट की ही 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ था, अलग अलग भाषाओं का, ग्रीक एंड इजिप्ट की 2 अलग अलग भाषाओं का। अब scholars who could read Greek figured out that the name of king and queens were enclosed in a little frame. तो बेटा जो राजा रानी थे उनको इजिप्ट की लैंग्वेज तो आती थी क्योंकि वो इजिप्ट में रहते थे, लेकिन उन्हें ग्रीक नहीं आती थी। तो उन्होंने पता है क्या किया? यस मैम। जो राजा और रानी थे उन्होंने अपने नाम को लिखवाया फ्रेम में। देखिए ये उनको जो इंस्क्रिप्शन मिला था उसमें ऐसे सिंबल दिए हुए थे, जैसे उन्होंने 2-3 जगह मिलाया, उन्हें इजिप्ट तो पढ़नी आती थी, तो उन्होंने सिंबल देखा कि हमारा जो हम अगर हमारे यहाँ पी को इस तरह लिखा जाता है इजिप्ट में, तो इसी के साथ ही दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था ऊपर, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में। तो इससे उन्हें ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी आ गई। देखिए जैसे यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में लिख दिया गया, यहाँ पर इजिप्ट में लिख दिया गया, और यहाँ पर ये हमें एक्चुअल कैपिटल दिए हुए, एक्चुअल ये जो हमारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं ये दिया हुआ है। तो जो राजा रानी थे उन्होंने इजिप्ट लैंग्वेज की मदद से ही उन्हें पढ़ा, और उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रेम बनवाया। हम लोग फोटो फ्रेम बनवाते हैं अपनी फोटो लगाने के लिए, बनवाते हैं ना? यस मैम। हमारी जो सबसे अच्छी फोटो होती है उसे हम फ्रेम करवा के लगवाते हैं कि जो भी आएगा देखेगा बहुत खुश हो जाएगा, हम भी बहुत खुश होंगे। तो जो राजा रानी थे इन्होंने भी फ्रेम करवाया, लेकिन इन्होंने अपनी फोटो नहीं लगवाई, इन्होंने उस फ्रेम में अपना नाम लिखवाया, वो भी ग्रीक लैंग्वेज में। ओके बेटा? यस मैम। तो जहां पर इन्होंने अपना नाम लिखवाया, फ्रेम करवाया, इसे कारतूस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारतूस। They then placed the Greek and Egyptian things side by side. और बेटा जो इन्होंने अपना नाम लिखवाया इसमें इन्होंने भी 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया, इजिप्ट लैंग्वेज का एंड ग्रीक लैंग्वेज, दोनों का ही प्रयोग किया। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। एंड बेटा इजिप्टियन लेटर्स की मदद से ही इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया और जान गए उसके बारे में। As you can see, a lion stood for L and a bird for A. बेटा अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए लॉयन के लिए L लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? ऊपर वाले में भी लॉयन के लिए L एंड नीचे लॉयन बना हुआ है इसके लिए भी L। और अगर किसी पक्षी के बारे में इन्हें बताना हो तो ये क्या लिखते थे? A। ठीक है बेटा? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ग्रीक लैंग्वेज और इजिप्ट की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देख के ऐसा ही लग रहा है? लग रहा है बेटा आप लोगों को? यस मैम। नहीं, तो ये सिंपल नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है बेटा। यहाँ पर ये आपको रियल पिक्चर नहीं दी हुई है, ये आपको केवल समझाया है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐसा ही हुआ होगा। बाकी हमारे पास उस इंस्क्रिप्शन की कोई फोटो नहीं है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो ये आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए कि उस इंस्क्रिप्शन में कैसे लिखा गया था। तो उस इंस्क्रिप्शन में इजिप्ट एंड ग्रीक दोनों लैंग्वेज में पिक्चर के साथ साथ लिखा गया था। ठीक है? Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well. And बेटा जब उन्हें एक बार पता लग गया कि कौन से लेटर के लिए कौन सा साउंड प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वो किसी भी इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ने लगे। तो जो राजा रानी थे उन्होंने अपने यहाँ पाए जाने वाले इंस्क्रिप्शन के बारे में लोगों को बताया और लोगों ने उसके बारे में लिख दिया इंस्क्रिप्शन के बारे में। ओके बेटा? समझ आ गया सभी को? चलिए अब एक बार आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? यस प्रिया आप बताइए बेटा।
बीसी कहाँ पर, बीसी कौन सी डेट के लिए यूज करते हैं हम? मैम मैम जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उसी दिन के लिए मैम बीसी का यूज करते हैं। नो बेटा, अविरल आप बताइए। मैम जब जिस दिन क्रिस्टेरा का जन्म हुआ था मैम उसके पहले। उसके पहले होने वाली घटनाओं के लिए बीसी प्रयोग किया जाता है। ओके प्रिया, यस मैम। यस मैम। चलिए अब सिद्धात्री आप बताएंगे बेटा, एडी कहाँ पर यूज किया जाता है, कौन सी डेट को लिखने के लिए? सिद्धात्री को आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। यस यस सिद्धात्री बोलिए बेटा। मैम चस्टेरा के जन्म के बाद। बेटा एक आपको फाइनल आंसर बताना है, आपको क्या याद है एडी कहाँ यूज करते हैं हम? दीपिका आप बताइए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपको? महक आप बताइए। मैम जीसस क्रिस्ट के जन्म के साल। जीसस क्रिस्ट के जन्म के साल। तो बेटा यहाँ एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड एनो डोमिनी है जिसका हिंदी में मतलब होता है भगवान के जन्म के साल। तो यहाँ पर एडी उस साल के लिए प्रयोग किया जाता है जिस साल भगवान जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब प्रिया आप बताइए बेटा, आपको बताना है बीसीई इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? बिफोर कमिंग एर। यस प्रिया वेरी गुड बेटा, कहाँ प्रयोग होता है इसका? से पहले हुआ करता था उसको। चलिए बेटा वेरी गुड। यस महक आप बताइए बेटा, बीपी कहाँ पर यूज होता है? मैम आज से बिफोर का। यस महक बेटा दोबारा बोलिए। मैम आज से बिफोर का। आज से पहले का। चलिए अविरल आप बताइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिपर्मेंट? मैम डेसिपर्मेंट। यस अविरल याद है आपको? महक आपको पता है? नो बेटा, यहाँ डेसिपर्मेंट हमें दिया है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्क्रिप्ट की या फिर किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। तो डेसिपर्मेंट इज द प्रोसेस in which we are know about the different language and different script and we understand about the different script and different language. Okay? Yes ma'am. तो डेसिपर्मेंट की मीनिंग बता लेंगे सभी? यस मैम। चलिए बेटा वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो हमने डेसिपर्मेंट की कहानी जो भी स्टोरी पढ़ी थी, ये स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पर सबसे पहले लोगों ने पढ़ना शुरू किया था? यस बेटा, इसकी शुरुआत कौन सी जगह से हुई थी? मैम इजिप्ट। इजिप्ट से, वेरी गुड। चलिए प्रिया आप बताएंगी बेटा, तो इजिप्ट में बेटा किसने सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था? रानी और राजा थे। राजा और रानी ने, वेरी गुड। चलिए प्रिया आप बताइए बेटा, इजिप्ट के कौन से एरिया में राजा और रानी ने स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ा था? महक बेटा आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बताइए कौन से गांव में पढ़ा गया था इसे सबसे पहले, इजिप्ट के कौन से गांव में पढ़ा गया था? मैम रोजेटा।
रोजेटा। यस बेटा, रोजेटा करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अब सिद्धात्री आप बताएंगे बेटा, ये जो हमें इजिप्ट लैंग्वेज का जो एग्जांपल दिया है, इसमें लॉयन को किस अक्षर से और बर्ड को किस अक्षर से रिप्रेजेंट किया गया है? लॉयन को यल से और बर्ड को ए से। चलिए वेरी गुड। मैम। तो बेटा आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलिए बेटा, अब आज के लिए आपका एक टास्क है, क्या करना है आपको होमवर्क में? देखिए आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। You have to interview and archaeologist prepare a list of 5 questions that you would like to ask her or him. तो बेटा अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, जो काफी सारी पुरानी चीजों की स्टडी करता हो, चीजों की खुदाई करने के बाद या फिर किसी टेम्पल की स्टडी करता हो, तो अगर आप उससे मिले तो सबसे पहले आप उससे क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? तो आपको ये लिस्ट बनानी है। ओके बेटा? यस मैम। एंड 5 से कम क्वेश्चन तो किसी के नहीं होने चाहिए, 5 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ जो आपके इंटरेस्ट का हो। अगर आपको कोई एक्टर मिले, आपका फेवरेट एक्टर जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसकी मूवी आने के बाद आप लोग टीवी के सामने से हटते ही नहीं है, अगर सपोज दैट वो आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उससे? चलिए महक आप बताइए बेटा। यस महक, क्या क्वेश्चन पूछोगे बेटा? कुछ भी नहीं? अविरल आप बताइए। मैम अगर मेरे सामने मेरे फेवरेट एक्टर आ जाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा पहले कि आप इतने पॉपुलर कैसे हुए। यस यस वेरी गुड। और क्या पूछोगे बेटा? आपने इतना सारा नाम और इतने सारे पैसे कैसे कमाए। एंड ये नहीं पूछोगे सबसे पहली मूवी कहाँ थी, आपने कहाँ बनाई, कहाँ कहाँ घूमने गए थे उसके लिए? चलिए सिद्धात्री आप बताइए बेटा, आप क्या पूछेंगे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? सिद्धात्री कुछ भी नहीं पूछेंगे बेटा? आपको ऑटोग्राफ भी नहीं चाहिए होगा? मैम मूवी नहीं देखते। चलिए अच्छा, क्रिकेट देखते हैं? यस मैम। क्रिकेट तो अगर आपका फेवरेट क्रिकेटर आ जाए तब क्या करेंगे आप? यस सिद्धात्री। मैम उससे क्रिकेट सीखेंगे। वो बेटा इतने टाइम के लिए थोड़ी मिलेगा आपसे कि वो आपको आपके पास रुक के आपको क्रिकेट सिखाएगा। कुछ ही टाइम के लिए तो मिलेगा, मैक्सिमम हो सकता है 10 से 15 मिनट के लिए मिले। तो इस बीच हम उससे क्रिकेट सीख नहीं सकते, केवल कुछ पूछ ही सकते हैं, है ना सिद्धात्री? यस मैम। तो क्या पूछेंगे आप बेटा? मैम पूछेंगे वो किस बैट और बॉल से खेलता है। यस, और क्या पूछेंगे? मैम उसकी पहली क्रिकेट किस नेशनल उससे हुई थी। हाँ, सबसे पहले कितने ज्यादा रन मारे थे, कौन से स्टेडियम में मारे थे रन, कितने सिक्सर्स लगाए थे, कितने फोर्स लगाए थे, ये सारी चीजें। एंड सिद्धात्री ये भी तो पूछोगे बेटा, डाइट क्या लेते हो आप जो आप इतना अच्छी तरह खेल लेते हो? चलिए बेटा, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा गया है, ना ही आपको अपने क्रिकेटर के बारे में बताना है, ना ही आपको अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताना है। यहाँ पर पूछा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, कि अगर आपको कोई आर्कियोलॉजिस्ट मिलता है जिसने हिस्ट्री की स्टडी की है, हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, तो अगर आपको कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट मिलता है तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ओके बेटा?
यस मैम। चलिए तो बेटा आज मैचिंग डिस्कस करते हैं, मैच द फॉलोइंग, एंड जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। आज आपको होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग, ये दो चीजें करनी है। तो बेटा एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। नर्मदा वैली को किससे मैच किया जाएगा? मैम नर्मदा वैली। यस अविरल, हमने स्टार्टिंग में नर्मदा वैली के बारे में ही पढ़ा था। यस मैम। मैम नर्मदा वैली को मैम द फर्स्ट बिग किंगडम। द फर्स्ट किंगडम, ये नर्मदा रिवर। Some of the earliest people have skilled gatherers. People gathered their food. They know about the vast path of land. तो बेटा नर्मदा वैली के बारे में हमें सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोग यहाँ पर रहते थे। Where do people live? इसको किससे मैच करना है हमें? मैम द फर्स्ट सिटी। बेटा यहाँ पर आएगा हंटिंग एंड गैदरिंग। एंड मगध को किससे मिलाएंगे बेटा? मैम सिटीज अबाउट 2500 years ago। नो बेटा, मगध जो है ये सबसे बड़ा फर्स्ट बिग किंगडम। फर्स्ट बिग किंगडम, ये हमने डिस्कस भी किया था कि मगध सबसे पहला सबसे बड़ा अंपायर था। ओके बेटा, इसके बाद है गारो हिल्स। गारो हिल्स को किससे मिलाएंगे? फर्स्ट किंगडम। बेटा सारा फर्स्ट किंगडम से ही नहीं मिलाना है, गारो हिल्स के बारे में एक बार देखते हैं। गारो हिल्स के बारे में हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, याद है किसी को? किससे मैच करेंगे इसे? देखिए गारो हिल्स, दीज वर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ओके, यस मैम। तो इसको किससे मैच करना है? अर्ली एग्रीकल्चर। ओके, अर्ली एग्रीकल्चर। 3 आपको पता लग गया। नर्मदा वैली को हंटिंग एंड गैदरिंग से, मगध को किससे मैच करना है? द फर्स्ट बिग किंगडम से। एंड गारो हिल्स को किससे मैच करेंगे? मैम द फर्स्ट अर्लियर एग्रीकल्चर। अर्ली एग्रीकल्चर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट आता है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। अबाउट 2000। चलिए इसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया था। मैम सिटीज अबाउट 2000। ये रहा, यहाँ पर हमने पढ़ा था about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of this rivers. Later about 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. तो बेटा हमें इससे किसे मैच करना है? किससे मैच करना है इसे? मैम सिटीज अबाउट 2500 years ago। तो इसमें क्या किससे मैच करेंगे? सिटीज अबाउट 2500 years ago। ओके, चलिए बेटा तो अब लास्ट वाला देखते हैं एक बार। अब लास्ट वाला बचा है हमारा गंगा वैली। गंगा वैली को किससे मैच करेंगे? गंगा किंगडम। बेटा गंगा वैली को है ही नहीं। द फर्स्ट सिटीज से, गंगा नदी के आसपास सबसे पहला शहर बसा था। ओके, यस मैम। अब एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। नर्मदा वैली को किससे मिलाना है? हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध को किससे मिलाना है? द फर्स्ट किंगडम। चलिए अब नेक्स्ट है गारो हिल्स। सिद्धात्री, गारो हिल्स को किससे मैच करना है? मैम अर्ली एग्रीकल्चर। अर्ली एग्रीकल्चर। चलिए प्रिया आप बताइए। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसको किससे मैच करना है?
मैम सिटी अबाउट 2500 years ago। चलिए वेरी गुड। अब लास्ट है हमारा गंगा वैली। अरुण, गंगा वैली को किससे मैच करना है बेटा? मैम मैम द फर्स्ट सिटी। द फर्स्ट सिटीज। तो बेटा ये मैम। आज हम डिस्कस कर चुके हैं। यस अविरल? मैम यहाँ पे 4 ऑप्शंस है ओनली। बेटा 5 ऑप्शन तो है यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5 एंड इधर भी 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन है। कंफ्यूज हो गए आप? यस मैम। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। एंड आप सभी लोग चैप्टर रिवाइज करके आएंगे बेटा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को ही देना है। ओके? यस मैम। एंड आज का जो होमवर्क है वो आप लोगों ने सुन लिया। क्या क्या करना है आपको? यस मैम। तो बेटा ये होमवर्क आपको आज ही सबमिट करना है 4 o'clock से पहले। आपकी इसके बाद अब कोई क्लास नहीं है। यस मैम। तो आपको अभी होमवर्क करना है एंड उसे सबमिट करना है। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। समझ आ गया ना सभी को? यस मैम। चलिए बेटा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने बेटा आपको वोकैबुलरी सेंड की है इस चैप्टर की? नो मैम। वोकैबुलरी मैं आपको कल सेंड करूंगी, ठीक है? मैम जियोग्राफी का भी नहीं मिला है। ज्योग्राफी की वोकैबुलरी भी नहीं मिली आप लोगों को अभी? यस मैम। बेटा ज्योग्राफी की तो साइड में सेंड कर चुकी हूँ। चलिए मैं चेक कर लूंगी एक बार। मैम सेंड नहीं हुआ है। मैम नहीं हुआ है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, मैं ज्योग्राफी की चेक कर लूंगी। अगर ज्योग्राफी का नहीं सेंड हुआ होगा तो मैं आपको आज ही कर दूंगी, लेकिन जो इस चैप्टर की जो वोकैबुलरी है वो आपको कल सेंड की जाएगी। ओके? यस मैम। चलिए बेटा, फिर अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। बेटा आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज करके आना है। यस ओके बेटा? यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।